बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक्चुअली नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन हम ये यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन डिस्कस करें, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसी को डिस्कस करेंगे। Of a particle in which acceleration is directly proportional to the displacement from a fixed point, यानी mean position, इसको mean position कहते हैं, and it is always directed towards the mean position, यानी वही point जो है fixed point, is called simple harmonic motion। यानी ऐसा मोशन होता है कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो एक्सेलरेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन पोजीशन से डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल का उसके साथ। यानी जो जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाती है एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाती है, जो जो डिस्प्लेसमेंट कम होती जाती है तो एक्सेलरेशन भी कम होती जाती है, हत्ता कि मीन पोजीशन पे आके ज़ीरो भी हो जाती है, यहाँ एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। तो एक्चुअली होता यूँ है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो ना इसको कर रही होती है, इसके मोशन को ना गवर्न कर रही होती है। कि जैसे पार्टिकल अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो ये रेजिस्ट कर रही होती है इसको कि ये उस तरफ ना जाए। तो जैसे ही उस तरफ जा रहा होता है पार्टिकल तो वेलोसिटी कम होती जाती है, और यहाँ पे आके बिल्कुल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। जब डिस्टेंस बिलफर्ज एक्सट्रीम पे ए है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे इसकी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगी। और जब मीन पोजीशन पे आएगा पार्टिकल, यानी जब उसका डिस्टेंस मीन पोजीशन से ज़ीरो होगा, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे पहुँच के, और यूनिफॉर्म हो जाती है तो एक लम्हे के लिए, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। और यहाँ पे फिर वही एक्सट्रीम पोजीशन वाला केस के एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। तो अक्सर में मैं ये बता रहा था कि ये फोर्स होती है जो कॉज ऑफ मोशन है एक्चुअली, लेकिन हम चूँकि काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम फोर्स को रेफ़र नहीं करते, बल्कि फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन से, तो हम एक्सेलरेशन से रिलेट करते हैं अपने मोशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और डायरेक्शन उसकी जो होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो अब देखें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस इनवर्ड है, और जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ये हम एक्स एक्सिस पे है ना, और ये ओरिजिन है, तो डिस्टेंस हम यूँ अवे ऐसे मेजर करते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए ये बाय डेफिनेशन इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, यानी ऑपोजिट है ना, ये इस तरह से ये इसकी फॉर्म बनेगी माइनस एक्स। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये तो आपको बताया डिस्टेंस के बढ़ने से एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, डिस्टेंस के कम होने से एक्सेलरेशन भी कम होगी, इस वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्शंस क्योंकि ऑपोजिट है इस वजह से ये माइनस का साइन आया। तो यहाँ से देखें, इसको लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं यहाँ पे, एक्स, ये एक्स क्या चीज़ है? एक्स इज़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, और ये लैम्डा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जो है माइनस लैम्डा एक्स के इक्वल आ गया। तो अब ये देखिए एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, एक्सेलरेशन बदलती जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, फिर जीरो है, फिर मैक्सिमम है, दरमियान में चेंज होती जाएगी। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला हमारा सेकंड आर्टिकल था, उसमें से जो सब आर्टिकल 3 था कि डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, ये वो वाला केस है। तो इसको बिल्कुल उसी तर्ज पे हम सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे हम ये वाला रिलेशन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करें, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। वी डी वी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। वी डी वी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रल एक्स डी एक्स,
तो ये बन जाएगा वी स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखें निकालते हैं इसकी कॉन्स्टेंट ऑफ ये जो इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू कि एट एक्स इज इक्वल टू ए पे ना, यहाँ पे देखें इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। यहाँ से हमें आसान कंडीशन मिल जाएगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। सो ये चीज़ें पुट करें यहाँ पे 0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स की जगह ए स्क्वेयर बाई 2 प्लस c1, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ रही है लेमडा ए स्क्वेयर बाई 2। इसको पुट करते हैं 1 में तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 ये वाली वी स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस ये देखिए c1 की वैल्यू आई है लेमडा ए स्क्वेयर बाई 2, तो लेमडा ए स्क्वेयर बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें वी स्क्वेयर इज इक्वल टू लेमडा कॉमन भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं प्लस लेमडा ए स्क्वेयर, तो इसको अगर ऐसे लिखें लेमडा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये नेगेटिव था ना एक्स वाला और ये पॉजिटिव है, तो v यानी वेलोसिटी हमने निकाल ली। ये एक्सेलरेशन में v dv बाई dx से हम लिखते हैं तो v वेलोसिटी होती है। v हमने फाइंड कर ली वेलोसिटी, ऐसा पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो उसकी जो वेलोसिटी है वो जब वो डिस्टेंस x पे हो फ्रॉम मेन पोजीशन, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी करंट वेलोसिटी। तो ये हमने वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव कर लिया। अब हमें पता है कि वेलोसिटी, अब हम इसका ना वो इक्वेशन निकालते हैं इसके मोशन की, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। तो उसका भी तरीका आपको पता है, सेम प्रोसीजर dx बाई dt लिखते हैं वेलोसिटी को इज इक्वल टू लेमडा का स्क्वायर रूट अलग कर लें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा के साथ dt आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा, तो कांस्टेंट है बाहर लिखना चाहिए था, चलिए खैर dt। तो इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a होती है, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों जगह लगा लें या दोनों को मर्ज करके किसी एक साइड पे लिख लें, t प्लस c2 कह लेते हैं, एक हम यूज़ कर चुके हैं, तो इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब यहाँ से ना एक्चुअली दो केस बनेंगे। यहाँ से हम अब इसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो है वो डिराइव करने लगे हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया, इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। अब ज़रा गौर से देखें मोशन को। अब पार्टिकल जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके दो केस यहाँ से बनाते हैं कि डिपेंड करता है कि हम किस वक्त उसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं। बिलफर्ज हम देखना ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे था, जब यहाँ से हमने इसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। तो हम टाइम यहाँ से अपना कंसिडर करेंगे। टेक t इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a, ठीक है ना। यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है, हमने यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जिस वक्त इसकी जो डिस्टेंस था मेन पोजीशन से वो a था, तो टाइम t हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पुट करें ज़रा 2 में, तो 2 क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ a ओवर a इज इक्वल टू लेमडा इंटू 0 0, तो c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन कहाँ पे 1 होता है, पाई बाई 2 पे। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, पुट इनटू, तो इक्वेशन 2 देखिए क्या बनी, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा t प्लस पाई बाई 2। ये c2 की वैल्यू ये देख लें। तो यहाँ से अब देखें कि अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x ओवर a जो है
वो इक्वल आ रहा है साइन ऑफ ये अंडर रूट लेमडा टी प्लस पाई बाई टू, यूँ लिख लें पाई बाई टू प्लस अंडर रूट लेमडा टी। तो इस पर एलाइड एंगल अप्लाई करें तो x इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करो तो साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा यानी अंडर रूट लेमडा टी। ये पहली इसकी जो है ना पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है इस पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। केस 2 है कि हमने इसका मोशन जो है वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, जब वो मीन पोजीशन पे था ना, यहाँ से हमने इसका जो मोशन है वो ऑब्जर्व करना जो है स्टार्ट किया। तो उस वक्त इक्वेशन 2 में ये चीज़ें अगर हम पुट करें तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 ओवर a 0 हो जाएगा और अंडर रूट लेमडा इंटू 0 प्लस C2। तो C2 कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन कहाँ पे 0 होता है, 0 पे। तो इसको अगर मैं पुट करूँ इन 2 तो बनेगा साइन इनवर्स, ये इक्वेशन 2, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a यह इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा टी प्लस 0। तो यहाँ से x ओवर a जो है वो आ जाएगा साइन ऑफ अंडर रूट लेमडा टी और x की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ अंडर रूट लेमडा टी, सॉरी a भी आएगा साथ, a साइन अंडर रूट लेमडा टी। तो ये देखें x इज इक्वल टू a कॉस अंडर रूट लेमडा टी और x इज इक्वल टू a साइन अंडर रूट लेमडा टी। ये 1 और 2 जो है ना ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं, ये वाली और ये वाली, ये जो दो है ना इनको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये टी पे डिपेंड कर रही है, पैरामीटर टी पे। ए जो है वो ये इसका एक्चुअली एम्पलीट्यूड होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ना मीन पोजीशन से, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और लेमडा क्या है, ये वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। असल में इसके बहुत ज़्यादा किरदार है इस लेमडा का, वो जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया था ना मोशन में, इसी का मेन किरदार है। तो ये हमने इसका मोशन डिस्कस किया। अभी हम इसकी जनरल इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। तो अब हम इसकी जनरल इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x थी, तो ये लेमडा हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया। तो यहाँ से देखें एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा x। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कोर्स में, मेरे ख्याल में 3rd या 4th सेमेस्टर में, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसको हम एक्चुअली एक ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे देखें डी स्क्वायर एक्स प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ से देखें डी स्क्वायर प्लस लेमडा, ये ऑपरेटर है जो कि एक्स पे अप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 0। वेयर हमने डी किसको कहा है, वेयर डी इज डी बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी टी। तो जो डी स्क्वायर है वो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा ना, सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से अब एक्चुअली इसको जो सॉल्व करना होता है ना, ये प्रॉपर इसका मेथड है। तो ब्रीफली इसको देख लें। इसकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से लिखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, चलिए मैं यहाँ पे आर्टिकल में इंक्लूड कर देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो इसकी बन रही है डी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालें ना, ये देखें तो डी की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस माइनस अंडर रूट लेमडा और ये माइनस का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आयोटा। तो अब ये जो डी की वैल्यूज़ आती है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, इसमें असल में 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हों, तो फिर हमने सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है इसका, यानी एक्स की वैल्यू जिसको कहते हैं, एक्स की वो वैल्यूज़ जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इमेजिनरी हो जो हमारा केस है तो फिर क्या कैसे लिखते हैं, और अगर रिपीटेड हो इसकी वैल्यूज़ को फिर कैसे लिखते हैं। एक्चुअली ये अब इमेजिनरी वाला केस आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं हमारे।
तो अगर कम्प्लेक्स नंबर होता है इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी आयोटा। तो इसमें हमारा देखें सिर्फ आयोटा वाली टर्म आ रही है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें ना तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं, ऐसे a प्लस माइनस बी आयोटा यूँ ही आते हैं। तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट लेमडा आयोटा, तो इसमें अब a जो है वो 0 है और b की जगह अंडर रूट लेमडा आ रहा है, यानी रियल पार्ट a 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अंडर रूट लेमडा है। तो अगर इस तरह से आंसर आए ना d का a इज इक्वल टू प्लस माइनस d इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी आयोटा, तो सोल्यूशन ये होता है अगर x और t वेरिएबल है तो x इज इक्वल टू ई पावर, ये जो रियल पार्ट है यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के साथ, और ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना ये कॉज और साइन के एंगल्स में आ जाता है। C1 C2 मेरे ख्याल में हम यूज़ कर चुके हैं, कुछ और यूज़ कर लेते हैं, A1 A2 यूज़ कर लेते हैं। A1 cos BT प्लस A2 sin BT, ये मेथड होता है अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए तो फिर ये करते हैं। तो हमारा ये वाली क्या सिचुएशन बन रही है, तो द जनरल सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू ई की पावर 0t, देखें रियल पार्ट 0 है, फिर A1 कॉज ऑफ अंडर रूट लेमडा जो कि इमेजिनरी पार्ट है अंडर रूट लेमडा t प्लस A2 और साइन ऑफ अंडर रूट लेमडा टी। तो ये जनरल इक्वेशन है, ई पावर 0 आपको पता 1 हो जाएगा, तो A1 कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप, कॉज ऑफ अंडर रूट लेमडा टी प्लस A2 साइन ऑफ अंडर रूट लेमडा टी। ये हमारी जनरल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसको मज़ीद भी एक और शेप में भी लिखा जाता है, लेकिन बस यहाँ तक ठीक है, हमें यूज़ करनी हुई तो इसी तरह से यूज़ कर लेंगे। तो लास्ट में देखें नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेचर डिस्कस करेंगे, यानी इस मोशन का एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड देख लें। एम्पलीट्यूड जो है उसके लिए देखिए हमने जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस डिराइव की, x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट लेमडा t। तो अब देखें हमने इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस डिस्प्लेसमेंट की, यानी इसकी रेंज देखनी है कि कहाँ से कहाँ तक है। वैसे तो हमने इनिशियली इसको देखा ही है, लेकिन डिराइव करना प्रॉपरली देखें इसको कि एज वी नो दैट जो कॉज फंक्शन है कोसाइन फंक्शन, उसकी रेंज जो है -1 से 1 तक होती है। तो रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन इज कॉज, चलें जो एंगल यहाँ पे है वही वो ये होती है -1 से 1, ये रेंज है कोसाइन फंक्शन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉज अंडर रूट लेमडा टी जो है उसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है -1 और 1 के दरमियान। तो हमें x की वैल्यू बनाने के लिए साथ a चाहिए, तो a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -a cos a cos अंडर रूट लेमडा टी a, ये मैंने क्या किया मल्टीप्लाइंग बाय a, और इक्वेशन अगर 1 को यूज़ करें यूजिंग 1, तो ये जो सेंटर में क्वांटिटी लिखी हुई है ये एक्चुअली x है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये देखें यहाँ से हमें रेंज मिल गई x की, कि जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेंज क्या है, मिनिमम वो -a तक जा रहा है यहाँ तक और मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इनका जो सेंटर है -a और a का ज़ाहिर है वो कितना होगा। सेंटर कैसे निकालते हैं, मीन पोजीशन -a प्लस a/2 वो आ रहा है 0, x इज इक्वल टू 0 जो है वो सेंटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 जो है इज सेंटर ऑफ द मोशन, जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं और x इज इक्वल टू प्लस माइनस a जो हैं ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशंस वेयर ये जो a है ना, वेयर a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
मीन पोजीशन कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो जगह जगह आपको इक्वेशन में नज़र आ रहा था ना, ये यही एम्पलीट्यूड होता है। तो उसके बाद टाइम पीरियड की बात करते हैं कि जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसका टाइम पीरियड कैसे मालूम करते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए पीरियड यानी मोशन का जो है वो मालूम करने के लिए देखें हमारा जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है कि एज x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट लैम्डा t। तो हमारा काम आसान हो गया कि हम पीरियड निकालना चाह रहे थे और हमारी जो इक्वेशन है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें पीरियोडिक फंक्शन इन्वॉल्व है। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो जो कोसाइन फंक्शन है इसका पीरियड 2 पाई होता है। सिंस पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन इज 2 पाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड से मुराद होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो कि एंगल में ऐड किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को की वैल्यू चेंज ना हो। तो अंडर रूट लैम्डा टी प्लस 2 पाई, तो ये पीरियड है इसलिए इसको एंगल में ऐड कर भी दे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट लैम्डा t प्लस अंडर रूट लैम्डा कॉमन लूँगा तो 2 पाई बाय अंडर रूट लैम्डा। ये देखें ये भी x की वैल्यू आ गई। x की एक वैल्यू ये थी जो हमने डिराइव की थी और एक ये कोसाइन का फंक्शन कोसाइन का पीरियड यूज़ करने के बाद ये देखें 2 पाई बाय अंडर रूट लैम्डा के बाद दोबारा x वहीं पे आ गया, यानी ये भी वैल्यू अनचेंज्ड रही, तो ये 2 आ गई। ये इसको ना ऐसे कर लें। अभी हमने एक और चीज़ भी डिस्कस नहीं, 1 प्राइम कह लेते हैं इसको। अब इसकी वेलोसिटी के बारे में देखते हैं क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उसके लिए 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाय dt वो कितना आ जाएगा, माइनस a साइन अंडर रूट लैम्डा टी और एंगल का डेरिवेटिव अंडर रूट लैम्डा। तो ये v आ गया ना dx बाई dt, माइनस a अंडर रूट लैम्डा साइन अंडर रूट लैम्डा t। तो ये वेलोसिटी आ गई। अब साइन फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो साइन का पीरियड भी 2 पाई ही होता है, तो इसमें भी यूज़ करें पीरियड इसका कि इसका मतलब है कि v इज़ इक्वल टू माइनस a अंडर रूट लैम्डा साइन ऑफ अंडर रूट। ये जैसे चैप्टर 11 था ना आपका फर्स्ट ईयर में, जैसे पीरियड फाइंड करते थे, ये वो वाला काम हो रहा है एक्चुअली। तो कॉज ऑफ अंडर रूट लेमडा टी का जो पीरियड बनेगा ना वो 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा बनेगा। ये देखें अंडर रूट लेमडा का मल्टीपल हमने बना लिया यहाँ पे। तो अंडर रूट लेमडा टी प्लस 2 पाई इस तरह से। तो ये देखें ये कॉज जो सिंपल है ना, कॉज एक्स का पीरियड या टी वेरिएबल है हमारा, कॉज टी का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन कॉज 2t का पीरियड 2 पाई नहीं होता। कॉज 2t का पीरियड पाई होगा, वो कम होता जाता है। इसका 2 पाई है ना, तो इसका 2 पाई बाय 2 यानी पाई होगा। कॉज 3t का जो पीरियड है वो 2 पाई बाय 3 होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से होता है ये। तो ये वो काम कर रहे हैं हम एक्चुअली, देखें अंडर रूट लेमडा जो कॉमन लेके कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू माइनस a अंडर रूट लेमडा साइन। अब ये देखें ये तो सिंपल साइन का हमें पीरियड नहीं चाहिए, ये हमारे सिंपल साइन फंक्शन ही है, अंडर रूट लेमडा टाइम्स टी आ रहा है। तो अंडर रूट लेमडा अलग करें, t प्लस 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा। तो इसको 1 नहीं, ये 1 हो चुकी थी, इसको 2 कह लेते हैं, तो ये 2 प्राइम है। अब इनको गौर से देखें कि 1 और 1 प्राइम को देखें। जब टाइम t था उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट थी वो x थी, और जब टाइम t प्लस 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा है तो तब भी डिस्प्लेसमेंट x ही है। ऐसा क्यों मुमकिन हुआ? कॉज फंक्शन की पीरियोडिसिटी की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और इसी तरह वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी टाइम t पे जो थी उसकी वैल्यू v थी, और t प्लस 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा पे भी उसकी वैल्यू v ही है। तो इसका मतलब है ये जो टाइम है t प्लस
2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा ये ख़ास है, यानी 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा के बाद ये अपनी वैल्यूज़ रिपीट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी और वेलोसिटी भी। तो एज या इक्वेशंस को रेफर कर दें, फ्रॉम 1 प्राइम एंड 2 प्राइम the displacement and velocity of the particle are same after time कितने बाद 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा, 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा, यानी इतने टाइम के बाद दोबारा वही वैल्यू उसकी रिपीट हो जाती है। देयरफॉर जो टाइम पीरियड जो है वो होगा 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा। तो इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल टी जो है टाइम पीरियड वो हो जाएगा 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा। तो एम्पलीट्यूड निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसको एफ से डिनोट करते हैं। एफ होता है 1/t। तो अगर इसको रेसिप्रोकल लें इसका तो अंडर रूट लेमडा था, अंडर रूट लेमडा ओवर 2 पाई, ये जो है ना ये फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ जाहिर कर रही होती है, टाइम पीरियड क्या चीज़ डिनोट कर रहा होता है कि वो स्मॉलेस्ट टाइम की वैल्यू जिसके बाद मोशन जो है रिपीट हो रहा हो। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस देती है पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। अगर आप सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं तो एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो कर रहा है पार्टिकल, ये एफ आपको ये बताता है। तो ये थी नेचर सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।